हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर साइकोलॉजी, ईवीएस पढ़ा रही हूँ और अब मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी पढ़ाना। ठीक है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिंदी। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीटेट देना चाहते हैं या कोई भी टीचिंग एग्जाम, तो देखिए उसमें तो हिंदी का बराबर ही रोल है। मतलब उतने ही मार्क्स में पूछी जाती है। जैसे कि अगर आप सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं तो 30 मार्क्स का आपको हिंदी पूछा जाएगा, यूपीटेट दे रहे हैं तो भी 30 मार्क्स के आपसे पूछी जाएगी हिंदी। तो आज मैं आपके साथ हिंदी के टॉपिक की शुरुआत करूँगी। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक में आज आपको पढ़ाऊँगी फर्स्ट चैप्टर वर्ण के बारे में हिंदी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जितने भी हिंदी ग्रामर के टॉपिक अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी वर्ण विचार। वर्ण, जैसा कि आपको पता ही होगा, अल्फ़ाबेट। आप इंग्लिश में जानते ही होंगे कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में होते हैं ABCD, इसी तरीके से हमारी हिंदी में होते हैं वर्ण। आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ वर्ण क्या चीज़ है। देखिए वर्ण क्या होता है, जैसे कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये सब क्या है, ये वर्ण ही तो हैं। तो अब मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम खंड नहीं कर सकते, वो ही क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कमल। कमल हमने एक शब्द लिखा, तो देखिए मैं इसके खंड करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि क प्लस अ, तो ये बन गया क। मतलब ये क क्या है, व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि क, आ का साउंड आ रहा है तो क प्लस अ, म तो म प्लस अ, ल तो ल प्लस अ। तो ये सब हमारे क्या है, ये व्यंजन है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कौन कौन से हैं। अभी आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि क म ल ये सब क्या है, व्यंजन है। और इनको व्यंजन को मतलब स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर क्या होते हैं, वो स्वतंत्र बोले जाते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कमल से आप समझ गए होंगे कि कमल के बारे में मैंने भी आपको बताया। अब मैं आपके साथ आगे चलती हूँ। देखिए स्वर क्या होता है और व्यंजन मैं आपको बताती हूँ। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए स्वर की संख्या कितनी होती है, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, शुद्ध व्यंजन 33। लेकिन वैसे ये कितने होते हैं, 13 और 39। ठीक है, कुल जो स्वर हैं वो 13 और 39 है। वैसे ये 11 और 33, क्योंकि ये बोलने में तो 13 11 है, और लेकिन लेखन के आधार पर ये 13 है, क्योंकि इसमें आयोग व इंक्लूड किया जाता है। अभी मैं आपको आयोग व वगैरह सब बताऊंगे। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ टोटल वर्ण कितने हैं। अगर पूछा जाए टोटल वर्ण है हिंदी लैंग्वेज में 52। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए होंगे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ स्वर किसे कहते हैं। देखिए स्वर क्या होता है, स्वर स्वर चलिए बताती हूँ आपको स्वर के बारे में। वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, मैंने भी आपको बताया था, स्वर क्या है, स्वतंत्र बोले जाते हैं। व्यंजन किस पर डिपेंड करते हैं, व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, स्वर में किसी की सहायता नहीं ली जाती। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, स्वर की संख्या 13 होती है। ठीक है, वैसे 11 होते हैं, लेखन के आधार पर 13 होते हैं। ठीक है, स्वर के भेद देखिए। अब स्वर के भेद बताती हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो मैं आपको बताऊंगी हर्ष स्वर के बारे में। देखिए ये क्या होता है हर्ष स्वर। ठीक है, इसमें एक मात्रा का समय लगता है। हर्ष स्वर जो होता है इसमें क्या होता है, एक मात्रा का समय लगता है। मैं भी आपको बताती हूँ, इसमें एक मात्रा का समय लगता है। हर्ष स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। इसे मूल स्वर, लघु स्वर, प्लुत स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हर्ष स्वर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मूल स्वर, लघु स्वर, प्लुत स्वर और एक मात्रिक स्वर। आपसे पूछा जाएगा मूल स्वर बताइए कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऐसे ऋषि। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक मात्रा का समय लगता है हर्ष स्वर में। ठीक है, ये स्वर के ही भेद हैं। अभी मैं आपको स्वर के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्वर की तरफ। अभी मैंने आपको बताया हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी
दीर्घ स्वर। देखिए उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। अभी मैंने आपको बताया था हर्ष स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा होती है। और देखिए दीर्घ स्वर में क्या होता है, उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। इसे संधि स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो मात्रा का दुगना समय लगता है। ठीक है, इसे इसलिए द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसमें क्या लगता है, दो मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, अभी मैंने आपको हर्ष स्वर बताया, उनकी संख्या 4 होती है। अब मैंने आपको बताया दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 7 होती है, जो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दीर्घ स्वर के भी भेद हैं। कैसे, दीर्घ स्वर के भेद हैं सजातीय स्वर, विजातीय स्वर। दो प्रकार के इनके ये भेद होते हैं, दीर्घ स्वर के सजातीय और विजातीय। चलिए मैं आपको बताती हूँ सजातीय और विजातीय से आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए सजातीय मतलब समान वर्णों से मिलकर बनते हैं तो वो हो जाते हैं सजातीय स्वर, और जो असमान जाति के वर्णों से मिलकर बनते हैं वो हो जाते हैं विजातीय स्वर। अभी मैं सजातीय स्वर के बारे में बता रही हूँ आपको कि समान वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ, समान वर्ण हमने लिए और मिलकर बन गया बड़ा आ। अब मैं आपको बताती हूँ छोटी ई दोनों ही समान है और मिलकर क्या बना, बड़ी ई, तो ये हो गए सजातीय स्वर। अब मैं आपको बताती हूँ विजातीय स्वर के बारे में। देखिए विजातीय स्वर असमान जाति के वर्णों से मिलकर बनते हैं। मैंने भी आपको बताया किससे मिलकर बनते हैं, असमान जाति के वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे छोटा आ और छोटी ई, जैसे कि हमने क्या लिया, छोटा आ और छोटी ई मिलाकर बन गया छोटा ए, और अगर हम बड़ा आ बड़ी ई मिलाकर बना देंगे बड़ा ए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, ये आपको दीर्घ स्वर के जो भेद हैं वो समझ में आ गए। सजातीय समान वर्ण, विजातीय असमान वर्ण। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, देखिए उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। हर्ष स्वर से 3 गुना ज़्यादा, दीर्घ स्वर में दुगुना लगता है, इसमें प्लुत स्वर में 3 गुना ज़्यादा लगता है, समय लगता है। इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, 3 मात्रा का समय लगता है। मैंने भी आपको बताया था हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है, तो इसमें 3 मात्रा का समय ज़्यादा लगता है। जैसे राम, आप ऐसे बोलोगे इसको, तो ये होता है प्लुत स्वर। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि स्वरों की जो कुल संख्या है वो 11 होती है, लेकिन लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था उसमें अयोगवा शामिल हो जाते हैं लेखन के आधार पर। तो देखिए अब मैं आपको अयोगवा के बारे में बताती हूँ कि अयोगवा ध्वनियाँ कौन सी हैं। देखिए अयोगवा ध्वनियों की अगर मैं बात करूँ, ना ये स्वर और ना ही ये व्यंजन है। लेखन में ये स्वर और उच्चारण में व्यंजन होते हैं। लेखन में मैंने आपको क्या बताया, ये स्वर होते हैं और उच्चारण के टाइम पर ये व्यंजन हो जाते हैं। अनुस्वार क्या होता है, ये अंग की बिंदी जो है ये अनुस्वार है, और विसर्ग क्या है, ये 2 अंग की बिंदियाँ जो आती हैं, बड़े अंग की बिंदियाँ, तो ये होता है विसर्ग। जैसा कि आपको अयोगवा समझ में आया होगा। मैंने भी आपको क्या बताया था, स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है, लेकिन लेखन के आधार पर 13 होते हैं, क्योंकि इसमें 2 अयोगवा शामिल हो जाते हैं। और अयोगवा मैंने भी आपको बताया कि ना ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। लेखन में ये स्वर और उच्चारण में ये व्यंजन होते हैं। तो अनुस्वार क्या है, छोटे अंक की बिंदी जो है यहाँ लग जाती है, और विसर्ग 2 ऐसे करके बिंदियाँ लगती हैं, तो ये होता है विसर्ग। आई होप कि अब आपको स्वर के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्वर के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी व्यंजन के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्वर और व्यंजन। देखिए ये व्यंजन क्या होता है, जैसे क, ख, ग, घ, ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इनको इनके उच्चारण के टाइम में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए वह वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते, ये मैंने भी आपको पहले बताया कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते और स्वर स्वतंत्र होता है। ठीक है, इनको बोलने और लिखने में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। किसकी ली जाती है, स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। आप यहाँ से लिखेगा ली जाती है, किसकी सहायता ली जाती है, स्वर्ण की, स्वर की सहायता ली जाती है व्यंजन के बोलते समय। ठीक है, अभी मैं आपको व्यंजन का पूरा वर्गीकरण बताऊंगी। चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ व्यंजनों का वर्गीकरण। कुल व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, कुल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ का से माँ तक जो व्यंजन होते हैं, का से माँ तक जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए का से माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, टोटल ये 25 होता है। ठीक है, जैसे कि इसको हमने वर्ग में डिवाइड कर दिया है, वर्ग में बांट कर इनको पढ़ेंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कचट तप, क च ट, कचट तप। ठीक है, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं का से मा तक।
देखिए का वर्ग में क्या आ जाए, का खा ग घ ड़, का खा ग घ ड़। चा वर्ग में चा छा जा झा ञ, ठीक है। टा वर्ग टा ठा डा ढा ङ ड़ा। ता वर्ग ता था द ध न। पा वर्ग पा फ ब भ म। ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। क्या हो गए, ये का से माँ तक होते हैं हमारे सारे स्पर्श व्यंजन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बताइए ता वर्ग में कौन कौन से जो व्यंजन है वो आते हैं, तो आपका आंसर होगा ता था द ध न। अगर आपसे पूछा जाए कि दा जो है वो कौन से वर्ग का व्यंजन है, तो आपका आंसर होगा ता वर्ग में। अगर आपसे पूछा जाए जैसे कि बा के बारे में बताओ, बा कौन से वर्ग में आएगा, तो आप बताएंगे पा वर्ग में। अगर आपसे पूछा जाए गा जो है वो कौन से वर्ग में आएगा, तो आपका आंसर होगा का वर्ग में। तो ये इस तरीके से आप याद रखना। जा कौन से वर्ग का, जा अगर पूछा जाए जा कौन सा वर्ग का व्यंजन है, तो आपका आंसर होगा चा वर्ग का, ठीक है। या आपसे पूछा जाए कि टा जो है, टा वो कौन से उसमें आता है, कौन से वर्ग का व्यंजन है, तो वो टा वर्ग का है। या आपसे पूछा जाए ठा कौन से वर्ग का व्यंजन है, तो वो टा वर्ग का है। आप अब समझ गए होंगे। जैसे कि पूछा जाए का खा गा, ये कौन से वर्ग में आएंगे, कौन से वर्ग के व्यंजन है, तो का वर्ग के व्यंजन है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ और आगे के जो पॉइंट है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए देखिए, आप यहाँ से देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आप याद रखिएगा, ये चार होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन भी चार होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी चार होते हैं। पहले तो यही बात माइंड में रखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन हो, ऊष्मीय व्यंजन हो या संयुक्त व्यंजन हो, चार 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 होता है, ठीक है। या जैसे कि अंतस्थ व्यंजन में हो गया या र ल व, या र ल व हो गया अंतस्थ व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन में क्या हो जाएगा, श श स ह, ये हो गए हमारे ऊष्मीय व्यंजन। ये भी चार होते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाता है, बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही पॉइंट, आपको माइंड में होने चाहिए। जैसे कि अब पूछता है ऊष्मीय व्यंजन श श स ह, और अगर आपसे पूछे संयुक्त व्यंजन तो छ त्र ज्ञ श्र, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि छ, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो छ है ये किस से मिलकर बनता है, तो आपका आंसर होगा आधा का और प्लस श। इसका करेक्ट आंसर ये होगा का के नीचे हलंत लगा होगा और फिर प्लस में पूरा श होगा, क्योंकि का इसमें ये आधा होता है, ठीक है। छ किससे मिलकर बनता है, का और श से। त्र किससे मिलकर बनता है, आधा ता प्लस रा से। और ज्ञान किससे मिलकर बनता है, आधा ज और ड़ से। और श्र श और रा से मिलकर बनता है, ठीक है। आप ये याद रखना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन पता होने चाहिए। पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि बताओ ऊष्मीय व्यंजन कौन से हैं। जैसे कि आपको दे देगा कि शा शा सा और ज्ञा, और पूछेगा बताओ ऊष्मीय व्यंजन में कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर होगा ये नहीं है, क्योंकि ये कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि अंतस्थ व्यंजन बताओ, तो आपको पता ही होगा या र ल व चार हैं, ऊष्मीय व्यंजन शा शा सा हा चार हैं, संयुक्त व्यंजन श्र त्र ज्ञ श्र चार हैं। तो आपको मैंने इनको बता भी दिया कि ये किस किस से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ या तथा ता के बारे में, या तथा वा के बारे में। देखिए या तथा वा ये दोनों ही याद रखना है। या और वा ये कैसे हैं, अर्ध स्वर है। अगर आपसे पूछा जाए या क्या है, तो आपका आंसर होगा या अर्ध स्वर है, और वा भी क्या है, अर्ध स्वर है, ठीक है। या किससे मिलकर बना, ई ए आ, वा में आ का साउंड आता है, तो जैसे पढ़ाई, तो ये हो गया पढ़ाई, तो ये अर्ध स्वर हो गया, ठीक है। कौआ, को प्लस आ अर्ध स्वर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपके साथ आगे कुछ चीज़ डिस्कस करती हूँ। जो वर्ण आज जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी आप इतना पढ़िए, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए मैं आगे डिस्कस करती हूँ आपके साथ। जैसे कि सघोष और घोष व्यंजन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए सघोष कह दो या फिर घोष व्यंजन कह दो, ये क्या होते हैं। तो सघोष व्यंजन में क ट च त प वर्ग के, जो मैंने भी आपको बताया कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं। इनके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लिए जाते हैं। सघोष में कौन कौन से लिया जाता है, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आपको लेना पड़ेगा, और साथ में अंतस्थ व्यंजन लिया जाता है। अंतस्थ मैंने आपको बताया था या र ल व, या इसमें अंतस्थ व्यंजन में आप क्या कौन सा लेंगे, या र ल और व। अंतस्थ व्यंजन में हो गया या र ल व, और इसमें क्या आ जाता है, ह आते हैं, ठीक है। और इसमें ह और इंक्लूड करते हैं हम। सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन और घोष व्यंजन की बात कर रही हूँ अभी मैं आपसे। इसको सघोष कह दूँ या घोष कह दो, तो इसमें सघोष व्यंजन में कचट तप मतलब का चा टा ता पा वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आप लेंगे। और अंतस्थ व्यंजन इसमें शामिल होगा, जैसे कि या र ल व और ह आता है, ठीक है।
घोष व्यंजन में ये चीज़ आती है। अब देखो अघोष में मैं आपको बताती हूँ। अघोष में क्या होगा कि जो ये वर्गीय व्यंजन है कच ट त क च ट त प, इसका पहला और दूसरा, जैसे कि आप, जैसे मैंने आपको बताया था का वर्ग में क्या है का ख, तो आप उसका पहला और दूसरा लेंगे अघोष में, और ऊष्मीय व्यंजन लेंगे। ऊष्मीय व्यंजन कौन सा मैंने आपको बताया था, श श स आते हैं। श श स हा होता है ना, लेकिन उसमें हा नहीं आता, हा इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया घोष, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। घोष व्यंजन में क्या होता है कि इसमें तीसरा चौथा पांचवा लिया जाएगा वर्गीय व्यंजन का, और इसमें अघोष में पहला और दूसरा, और ऊष्मीय व्यंजन श श स आते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए अघोष व्यंजन में फर्स्ट और सेकंड, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था का वर्ग और मैंने आपको बताया चा वर्ग, तो इसका पहला और दूसरा जो व्यंजन है वो लेना है। जैसे क और ख, च छ, तो ये जैसे का और खा ले लेंगे, चा और छा ले लेंगे, और बाकी दो दो लेते रहेंगे, बस दो। इसमें मैं बता रहा ना फर्स्ट और सेकंड ये आएगा, तो पहला और दूसरा ये आएगा, और बाकी इसमें ऊष्मीय व्यंजन आता है जैसे कि श श और स, ये आपके पास इसमें आएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे अघोष व्यंजन। जैसे कि हर वर्ग का जो दो वर्ड होते हैं, जैसे क ख च छ और ज झ, ठीक है, और ट ठ ड ढ, ऐसे जो आपने ट ठ त थ द, और फिर हो जाएगा प फ, मतलब स्टार्टिंग के दो 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 आप लेते रहेंगे तो वो हो जाएंगे आपके अघोष व्यंजन। ठीक है, और इसमें श श सा आता है। अब मैं आपको बताती हूँ वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, कि हम वर्ण कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए पार्ट 2 इसका डिस्कस करेंगे। आज ही मैं इस वीडियो में एक कंप्लीट चैप्टर कर दूंगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वर्णों के उच्चारण स्थान की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो देखिए वर्णों के जो उच्चारण स्थान होते हैं वो कैसे, मतलब जैसे कि हमारी जो ध्वनियाँ हैं वो कहाँ से उच्चारित होती हैं, जैसे कंठ से, दंत से, ओष्ठ, ठीक है, होठों से, मूर्धा से, तालू से टच करके कैसे कैसे हमारी ध्वनियाँ हम उच्चारित करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने आपको बताया क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है, मैंने आपको बताया ता वर्ग, पा वर्ग, ऐसे बताया ना सारे। तो देखिए अभी आप समझ ही गए होंगे। का वर्ग मैंने आपको बताया था का ख ग घ ड़, तो ये जो का वर्ग होता है ये क्या होता है, कंठव्य, कंठे वर्ण। ठीक है, कंठे, कंठे वर्ण। और चा वर्ग क्या होता है, तालव्य वर्ण। और टा वर्ण क्या होता है, टा वर्ग ये होता है मूर्धन्य वर्ण। तो देखिए का वर्ग का आपको पता ही, का खा गा घा और अण, का खा गा घा अंग, ठीक है, का खा गा घा अंगा, और ये होता है चा छा जा जा ञा। ठीक है, तो देखिए ये इसमें आ जाएगा का वर्ग में। का वर्ग को कहेंगे कंठे वर्ण, कंठे वर्ण। का वर्ग को क्या कहते हैं, कंठे वर्ण। जैसे कि इसमें ये भी हो जाएगा का खा गा घा अंगा, और इसमें हो जाएगा छोटा आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग, ये चीज़ें इसमें आएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ तालव्य वर्ण। इसमें क्या हो जाएगा, चा वर्ग को हम क्या कहेंगे, तालव्य वर्ण। ठीक है, जो हमारे तालू से टच कर कर निकलते हैं, जैसे कि चा, आप बोलो चा छा जा झा ञा, तो आपके जो जीवा है, जबान है, वो किससे टच हो रही है, तालू से टच हो रही है। ठीक है, तो चा वर्ग को कहते हैं तालव्य वर्ण। इसमें इसमें और क्या चीज़ आती है, ई, छोटी ई, बड़ी ई, या और शा, ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या आता है, छोटी ई, बड़ी ई, या शा। अगर आपसे पूछा जाए छोटी ई, बड़ी ई या शा ये कौन से वर्ण है, तो आप कहेंगे ये तालव्य है। और अगर वैसे पूछा जाए तो ये चा वर्ग में आते हैं। ठीक है, तालव्य वर्ण। अब मूर्धन्य वर्ण में आपको बताती हूँ, मूर्धा से जो निकलते हैं वो होते हैं टा वर्ग। टा वर्ग को क्या कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण। टा ठा डा ढा ड़ा, जैसे कि इसमें और क्या आ जाएगा, रैसे ऋषि, मूर्धा में, मूर्धन्य में आ जाएगा रैसे ऋषि, रा और शा, ये आपके हो जाएंगे मूर्धन्य वर्ण। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे दंतीय वर्ण मैंने आपको बताया तावर्ग। तावर्ग को हम क्या कहेंगे, तावर्ग, पावर्ग, इसको कहेंगे दंतीय, और पा को कहेंगे ओष्ठीय, जो ओठों से हमारे होठों से जो वर्ण निकलते हैं। ठीक है, देखिए दंतीय वर्ण तावर्ण, जैसे कि ता था दा धा ना, भी आपको मैंने बताया इसमें ला और सा और आता है, दंतीय में आ जाएगा ला और सा। आप इसको देखिए एक इसकी मैंने ट्रिक बताई है, तुलसी। तुलसी मतलब ता के सारे वर्ण, जैसे कि ता था दा धा ना और ला और सा ले लेंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, दंत्य। दंत्य वर्ण में आप तुलसी वर्ड याद रखिए, तुलसी से आपको समझ में आएगा ता के सारे, ता वर्ग के सारे वर्ण, और ला और सा इसमें आ जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, दंत्य। दंत्य वर्ण में आप तुलसी से याद कर सकते हैं, ता वर्ग में सारे, ता था दा धा ना और ला और सा आप इसमें ले लेंगे तो ये जाएगा दंत्य। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ओष्ठीय वर्ण, पा वर्ग। देखिए पा वर्ग में पा फा बा भा मा, जैसे कि ये आ गए ना, पांच आ गए वर्गीय, पांचवा वर्गीय व्यंजन है पा वर्ग, पा फा बा भा मा। इसमें ओष्ठीय मतलब छोटा ऊ और बड़ा वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा। पा वर्ग को कहते हैं ओष्ठीय वर्ण। ठीक है, आई होप कि आपको पांचों वर्गीय व्यंजन समझ में आ गए होंगे, का चा टा ता प।
तो इसमें आप ऐसे सब समझ गए होंगे, जैसे कि ता वर्ग में ता था धा ना, और पा वर्ग में पा फा बा भा, और ये ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ला सा, और ये कैसे होते हैं, ता वर्ग को दंती, पा वर्ग को ओष्टी, का वर्ग को कंठी। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा किसको क्या कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ और आगे की चीज़, नासिक और अनुनासिक वर्ण। ठीक है, नासिक या तो नासिक के कह दो या अनुनासिक वर्ण कह दो। देखिए जो नाक से बोले जाते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। नासिकीय व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, जैसे कि अब आप समझ गए होंगे पांचों वर्गीय व्यंजन, यही हमारे 5 वर्गीय व्यंजन है, क च ट त प। कचट तप से आप इसको याद रखें, कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के पांचवा वर्ण जो होता है ना, वो अंग इसमें आता है, छोटा अ, छोटा अंग आता है। ठीक है, जैसे कि मैंने इनको आपको बताया था पांचवा व्यंजन, आप हर पांचों वर्गीय व्यंजन का, जैसे कि का वर्ग मैंने आपको बताया था ऐसे, जैसे कि इसमें क्या आ जाए, का ख ग घ अंग। ठीक है, अंग, फिर च छ ज झ इया, फिर ऐसे ट ठ ड ढ ड़, फिर ऐसे मैंने आपको बताया था त थ द ध न, फिर प फ ब भ म। तो ये जो पांचों व्यंजन इसके हैं, पांचों जो ये आ रहे हैं वर्ण, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे नासिक के अनुनासिक वर्ण। ठीक है, पांचों ले लेंगे आप इसके, पांचवा जो पांचवा नंबर पे आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, नासिक के या फिर अनुनासिक वर्ण जो नाक से बोले जाते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ये आपको बताया मैंने, अंग, इया, ड़, न, म, ये जो 5वें नंबर पर आए हैं वो क्या कहलाएंगे, नासिक के। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए कंठ तालव्य, कंठ तालव्य वर्ण में क्या आएगा, छोटा ए बड़ा ए, तालव्य ए आ रहा है ना, देखिए तालव्य ए, तो आप ऐसे ही रख लिए, छोटा ए बड़ा ए। कंठोस्ट, कंठोस्ट, कंठो ओ की आवाज़ आ रही है ना, ओस्ट, तो छोटा ओ और बड़ा ओ ले लीजिए। दंतोस्ट, दंतोस्ट में वाह। ठीक है, दंतोष्ट में क्या आ जाएगा, वाह आ जाएगा। अब आप इनको याद रखिए, पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, कंठ तालव्य ऐसे याद रखिए, छोटा है बड़ा है। कंठोस्ट, तो छोटा ओ बड़ा ओ की साउंड आ रहा है तो मतलब पीठ से पकड़ लो, ओ आएगा। दंतोष्ट, अभी आपको याद ही रख लेना कि वाह आता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ बाह्य पर्यटन की दृष्टि से वर्णों के भेद। ठीक है, बाह्य पर्यटन की दृष्टि से वर्णों के भेद आपको कराती हूँ, बस इससे बाहर आप कुछ नहीं है। सघोष अघोष मैंने आपको बता दिया। अब एक पॉइंट और इसमें रह रहा है जो इंपॉर्टेंट है, आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, वो है अल्पप्राण महाप्राण। ठीक है, और घोष और सघोष, मतलब घोष कह दो या सघोष कह दो, और अघोष, ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर दिया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ बाह्य पर्यटन की दृष्टि से वर्णों के भेद क्या हैं, तो वो हैं अल्पप्राण और महाप्राण। आज मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। इससे बाहर वर्ण में कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस इतना ही करिए, इससे ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और पूरा वर्ण मैंने आपको अपने इस चैप्टर में कंप्लीट करा दिया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस जितना मैंने कराया है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, और उनको 1-2 बार पढ़िए, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। इनसे बाहर एक क्वेश्चन वर्ण में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी पूछी जाती है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है, इससे बाहर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए अल्पप्राण, अल्पप्राण में क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु लगती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अल्प मतलब कम। ठीक है, आप यहाँ से समझ जाइए, अल्प मतलब कम। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु लगती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा कौन सा, आप विषम संख्याओं से इसे याद करिए। देखिए विषम संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, पहली, तीसरी, पांचवी, तो आप विषम से इसे याद करिए अल्पप्राण को। वर्गीय व्यंजन जैसे कि मैंने आपको बताया, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ठीक है, पा वर्ग, तो ये हमारे वर्गीय व्यंजन ही तो हैं, 5 है ना। पांचों का कौन कौन सा लेंगे आप, पहला विषम संख्या से याद करिए, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आप उठा लेंगे। और अंतस्थीय व्यंजन और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। अंतस्थीय व्यंजन में कौन कौन से मैंने आपको बताया था, अंतस्थीय कौन से होते हैं, ऊष्म कौन से होते हैं, शा शा सा, ठीक है, और अंतस्थीय कौन से हो जाएंगे, य र ल व, आप वो सारे ले लो इसमें अल्पप्राण में। वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रिक से याद रखिए, अल्पप्राण में कौन से लगेंगे, विषम संख्या, पहला, तीसरा, पांचवा वर्गीय व्यंजन का आप ले लेंगे, और साथ में क्या लेंगे, अंतस्थीय व्यंजन, या र ल व, और सभी स्वर जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अल्पप्राण क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु लगती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी महाप्राण के बारे में। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा वायु लगती है वो क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। अल्पप्राण में कम वायु लगती है, महा मतलब महान आप
समझ जाओ, महा मतलब ज़्यादा, तो महा मतलब ज़्यादा, तो उच्चारण में ज़्यादा वायु लगती हो तो महाप्राण कहलाते हैं। जैसे कि वर्गीय व्यंजन आपको मैंने ये बताया, जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये मैंने आपको सारे बताया ना, यही तो वर्गीय व्यंजन है 5 बस। और आप उनको पता ही, जैसे कि ता में कौन कौन सा आएंगे, ता, था, दा, धा, ना, पा में कौन सा आएगा, पा, फा, बा, भा, मा, तो ये हमारे वर्गीय व्यंजन है। और देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा वायु लगती है महाप्राण कहलाते हैं। वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा, आप इसे सम से याद रखिए, सम संख्या, महा में हो जाएगा, महा मतलब ज़्यादा, दूसरा चौथा, जैसे 2 4 आप ऐसे याद करिए, महा में ज़्यादा लगेगा 2 4, ठीक है। वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा ले लेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ता वर्ग में क्या आ जाएगा, ता, था, दा और धा, ना, ठीक है, ता, था, दा, धा, ना। तो वर्गीय व्यंजन का अब दूसरा और चौथा वर्ण इसमें आएगा महाप्राण में, तो दूसरा था और चौथा कौन सा रहेगा, धा। तो ता और धा जो है ये कौन सा, दूसरा और चौथा, ये ऐसे वर्ग आप इसको उठाएंगे, चौथा वर्ण आएगा। और उसमें व्यंजन श, श, स, ह महाप्राण होते हैं, श, श, स, ह महाप्राण होते हैं। ये इसमें ऊष्म व्यंजन आएगा और इसमें अंतस्थ व्यंजन आएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा, महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण उठाएंगे वर्गीय व्यंजन का, और इसमें ऊष्म व्यंजन शामिल होते हैं, तो ये होता है आपका महाप्राण। आई होप कि जितना मैंने आपको इस वीडियो में कराया है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया वर्गीय व्यंजन आपके कचट, तप, क, च, ट, त, प, आपको मैंने बताया इसमें घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, आपको मैंने इसमें बताया कि मतलब स्वर क्या होते हैं, और स्वर के कितने प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, मतलब जैसे कि स्वर कौन कौन सा होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैंने आपको बाह्य पर्यटन की दृष्टि से वर्णों के भेद बता दिया, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। और मैंने आपको सारा वो बताया कि क्या कहते हैं, कौन से को कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कहते हैं, किसको कंठोष्ठ्य कहते हैं, किसको दंतोष्ठ्य कहते हैं, ये सारे वर्ण बता दिए मैंने आपको। तो आई होप कि इससे बाहर एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जितना मैंने कराया वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं जो मैं आपके साथ और अच्छे से डिस्कस करूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। देखें, जैसे कि स्पर्श व्यंजन भी मैंने आपको बताया था कि का से लेके माँ तक जितने भी हैं, का से, और ये जो हमारे 5 वर्गीय व्यंजन है, कचट, तप, क, च, ट, त, प, तो इसमें जितने भी आते हैं, जैसे कि आप ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, बस इसका 5वां छोड़ते रहिए, क्योंकि 5वां मैंने आपको बताया था, इसका 5वां जो वर्ण है वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा अनुनासिक में। मैंने भी आपको बताया था जो नाक से बोले जाते हैं ये वाले 5, इसके 5 छोड़ते रहिए। स्पर्श व्यंजन में का, खा, गा, घा 4 लेते रहो, टा, ठा, डा, ढा, फिर ता, था, दा, धा, 5वां छोड़ते रहो, पा, फा, बा, भा, ठीक है। तो 5 वर्ग व्यंजन का 5वां छोड़ते रहो, क्योंकि वो अनुनासिक में आ जाएगा। स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन है वो कौन से हैं, चा, छा, चा, छा, देखिए स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन है वो कौन से हैं, चा, चा, छा, जा, झा, और संघर्षी में क्या आ जाएगा, फा, श, ह, ज, श, ठीक है। और अनुनासिक आपको बता दें मैंने 5 इसमें ही आ जाएंगे, इसमें ये आ जाएंगे, ये अंगा, या, णा, ना, मा, तो ये अनुनासिक होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई, अभी मैं आपको और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट बताती हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आप देखिए, अब यहाँ से देखिएगा, जैसे कि ये होते हैं पार्श्विक, पार्श्विक ला, ला जो होगा वो क्या हो जाएगा, पार्श्विक। अभी आपसे पूछा जाए कि परकंपित, परकंपित, परकंपित में कौन सा जो वर्ण है वो आएगा रा, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ जाते हैं, पार्श्विक जो व्यंजन है वो कौन सा है, वो है ला। और परकंपित में क्या आ जाएगा, परकंपित में रा। उत्क्षिप्त कौन से होते हैं, जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है, ठीक है, ये हमारे होते हैं उत्क्षिप्त, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन, इन्हें ताड़न जात भी कहते हैं। उत्क्षिप्त मतलब जिसके नीचे नुक्ता होगा, जैसे कि ये हो गया डा, ढा, ठीक है, ये बीच में यूज होते हैं। जैसे कि आप क्या कह सकते हैं, लड़की, तो ये बीच में आते हैं, बीच में, लड़की बीच में आएंगे, शब्द वर्ण के बीच में आते हैं। अर्धस्वर में मैंने आपको बताया था या और वाह क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। बस ये पॉइंट और आप याद रखिएगा, पार्श्विक में ला, परकंपित में रा, उत्क्षिप्त में मतलब जिनके नीचे नुक्ता होगा वो, और अर्धस्वर में हो जाएगा आपका या और वाह। अब इससे बाहर देखिए, कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैं सब आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपसे कुछ पूछा जाएगा। हर एक पॉइंट मैंने आपके साथ बहुत ही एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में आपको बताया है। बस आप इतना ही करिए, इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा। वर्णों में इससे बाहर अब कुछ नहीं है, जितना मैंने आपको कराया, बस आप इतना मेरी वीडियो को 1 से 2 बार देखें, वो सारा ही सब कुछ, जितना भी वर्णों में क्वेश्चन जहाँ से भी बन सकते हैं, वो मैंने हर एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बट आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर एक बार में समझ में आए तो दोबारा देखें, 2 से 3 बार आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जितना मैंने बताया है वर्णमाला में, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में, जो भी जिस एग्ज़ाम में भी अगर हिंदी पूछी जाती है, व्याकरण पूछी जा रही है, तो वहाँ इससे बाहर कोई क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको मेरी ये पढ़ाई हुई वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई हो। चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प मिले और उनको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जितनी भी हिंदी ग्रामर की वीडियो मैं डालूंगी, हर एक टॉपिक को मैं आपको क्लियर कराऊंगी, वो सारे ही हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से सारी हिंदी ग्रामर को अच्छे से कवर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगी, हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगी, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो मैं पढ़ाऊँ और आपको देखने को ना मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।